प्रॉपर हर चीज का डाटा जो हमने एंटर किया हुआ है वो नजर आ रहा होगा। अभी ये इस वक्त जो हमने खोला हुआ ये कौन सा व्यू है? वेरिएबल व्यू में हमारा हर वो वेरिएबल जो हमने डाटा में एंटर किया हुआ है वो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें या उसकी हमें खासियत या उसकी जो चीज़ें हमने होती हैं ना वो उसमें लिखी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सबसे ऊपर देखें तो जो सबसे ऊपर वेरिएबल है उसका नाम है कोड। सो कोई कोड दिया हुआ है हर डाटे को उसने, तो उस कोड को उसने लिखा हुआ है। टाइप जो उसकी होती है वो टाइप डिफरेंट तरह की टाइप्स हो सकती है। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी को कोड रखते हैं तो हमें स्ट्रिंग लगाना पड़ता है। स्ट्रिंग से फायदा ये होता है कि आप अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं लिखने में और आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, आप डॉट भी लगा सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। तो स्ट्रिंग कोड्स के लिए स्ट्रिंग चूज करना जो है वो टाइप ज्यादा बेहतर है वेरिएबल के लिए लिखने के लिए। नाम के लिए हो सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जब आप वेरिएबल व्यू में जाते हैं ना कोड, तो कोड के साथ यहाँ पे एक चीज है, इसके साथ एक डब्बा सा खुल जाता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना ये डब्बा सा खुल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी टाइप्स आप चेंज करना चाहते हैं ना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग ना रहे, ये न्यूमेरिक बन जाए, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये न्यूमेरिक बन जाएगा। न्यूमेरिक से मुराद होगा कि ये नंबर्स में आ जाएगा। क्लिक कर देता हूँ तो ये ब्लू सा बॉक्स खुल जाता है, ये छोटा सा ब्लू बॉक्स, इस पे क्लिक करूंगा और आपको फिर उसकी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट मिल जाएंगे। इसमें ज्यादा यूज जो है वो हमारा न्यूमेरिक का ही होता है, न्यूमेरिक का यानी नंबर्स का। हमने सारा डाटा जो है वो अपना जितना भी डाटा हमें मिला होगा, चाहे वो नेम्स भी हैं चाहे वो कुछ भी है, हमने उसको कन्वर्ट करना है इनटू नंबर्स ताकि वो इजीली एंटर हो सके। मिसाल के तौर पे अगर किसी को डिजीज है तो हम बजाय लिखने के जी इसको स्मोकर है या ये लंग कैंसर है, इसको हम लंग कैंसर होने को 1 कोड दे देते हैं और लंग कैंसर ना होने को 0 कोड दे देते हैं। सो कोडिंग करने से फायदा ये होता है कि हम लंग कैंसर को प्रॉपर पूरा लिखने की बजाय हमने अगर 1000 लोगों का डाटा हर एक को लंग कैंसर लिखें और हो सकता है लंग कैंसर लिखते हुए कैंसर का स्पेलिंग गलत हो जाए तो देन वो डाटा मिस हो जाएगा। मतलब कैंसर का स्पेलिंग में CR लिख दिया तो वो जगह से मिस हो जाएगा। लंग कैंसर की जगह सिर्फ मैंने LU की बजाय कुछ और लिख दिया तो देन वो स्किप हो जाएगा। कोडिंग का फायदा ये है कि आपने लंग कैंसर है तो 1 कोड और नहीं है तो 0 कोड, इजी टू एंटर है और डाटा भी मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो हम अपने हर तरह के डाटा को मोस्टली न्यूमेरिक्स में चेंज करते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर। ये बात यहाँ पे क्लियर है ना? नहीं, अब जो कोड है, कोड आप लोगों को अगर जरूरत है, मिसाल के तौर पे बाज़ दफा कोड्स की जरूरत ये हो जाती है कि आपने पेशेंट्स का डाटा उठाया हुआ है, आपने अस्पताल से रजिस्ट्रेशन नंबर्स उठाए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर्स जो है वो PK1594 ऐसे करके है, तो अब आपको आपने वो कोड रखने होते हैं बाज़ दफा, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ, मैं कोमॉर्बिडिटीज देखना चाहता हूँ उसका एसोसिएशन विद डेथ, कि अगर किसी की कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है तो डेथ उसकी ज्यादा हो जाएगी, तो मैं फिर स्पेसिफिकली उन कोड्स के जरिए उनकी कोमॉर्बिडिटीज आइडेंटिफाई कर लूंगा कि यार अगर मैंने सिर्फ ये लिया है कि कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार अब ठीक है एसोसिएशन तो मिल गई, अब मैं देखना चाहता हूँ कौन सी कोमॉर्बिडिटीज है, तो फिर मैं उस रिकॉर्ड से पेशेंट का बैक हिस्ट्री जाके निकाल सकूंगा। सो कोड रखने का भी फायदा होता है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के ऊपर। अगर आपने तो आपका क्वेश्चन ऐसा है तो फिर आप कोडिंग रखें ताकि आपको लिंकिंग करने में, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि यहाँ पे आपने कोड्स लगा देने, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा बंदा था। जस्ट गोइंग फॉर द बैकग्राउंड, पीछे जाने के लिए आपको कोड्स का फायदा होता है ताकि आप उस पूरे फॉर्म तक पहुंच सकें। तो दिस इज द मेन रीजन, अदरवाइज कोडिंग की और कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें खुद डेटा पुट करना है तो हम डेटा व्यू में जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन डाटा व्यू में जाने से पहले आपने हर वो वेरिएबल जिसके अगेंस्ट आपने डाटा एंटर करना है उसको डिफाइन लाजमी करना है। सो पहला जो इसमें इन्होंने रखा हुआ है वो है कोड। अब कोड उन्होंने स्ट्रिंग की रखे हैं ताकि कोडिंग का, अगर मैं इसको अब जाके देखूं डाटा व्यू में जाके, तो कोड आप देखें, ये देखिए उसमें कोड में उसने AM भी आ रहा है और उसका डेट भी और वो स्लैश भी लगा पा रहा है, नंबर्स भी लिख पा रहा है, लेकिन बाकी आगे कहीं भी आपको कोई अल्फाबेट्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्म में है। और ये जो कोड्स हैं, ये कोड्स मैंने बता दिया इसकी मकसद क्या है। अगर जरूरत है तो रखिए डाटे में, अदरवाइज नहीं रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड्स आपको नहीं आएंगे शायद, एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं होगी। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि टाइप ऑफ वेरिएबल स्ट्रिंग जब सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये हो जाता है कि आपके पास ऑप्शन ये SPSS दे देता है कि आप ABC भी लिख सकते हैं और आप न्यूमेरिकल्स भी लिख सकते हैं। सॉरी मैम जी, आपको बाज़ औक़ात अल्फाबेट एंटर करने पड़े, आप एंटर नहीं हो रहे, तो जब तक स्ट्रिंग डाटा नहीं होगा तो वो एंटर नहीं होगा। ये यानी बिल्कुल सही बात। अच्छा, स्ट्रिंग बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस है
कि कल को आपको अगर रिसर्च में कोई कोड्स लिखने पड़ते हैं या नेम्स लिखने पड़ते हैं पेशेंट्स के, तो आपको SPSS अलाउ नहीं करता इधर डाटा एंटर करते वक्त कि आप अल्फाबेट्स लिख सकें, ठीक है। तो अल्फाबेट्स की इजाजत लेने के लिए आपको स्ट्रिंग वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर वो आपको अलाउ करेगा कि भाईजान अब आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, वरना वो अलाउ नहीं करता। वरना आप जो मर्जी करते रहे, जहां आपने टाइप ऑफ न्यूमेरिक सेलेक्ट कर लिया या कोई और वेरिएबल, आप अल्फाबेट्स नहीं लिख सकेंगे उसके बाद। ये इसकी एक खासियत है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम दोबारा से वेरिएबल व्यू में जाते हैं। ये हम वेरिएबल व्यू में चले गए। मैंने अगेन बता दिया इसका ये डाटा व्यू है। यहाँ हम वेरिएबल के अगेंस्ट डाटा एंटर करेंगे और वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे कि क्या है ये वेरिएबल। वेरिएबल की डिफाइन में करना क्या है कि मैं इसको एंटर किस फॉर्म में करूंगा, न्यूमेरिक फॉर्म में करूंगा। हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में आपने याद रखना है, क्योंकि हमारा ज्यादातर ही न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। बहुत ही रेयर होगा कि आपको डेट्स एंटर करनी पड़ सकती है, बहुत ही रेयर होगा कि आपको इनकम की शक्ल में डॉलर या रुपी की फॉर्म में उसको एंटर करना पड़ेगा, तो उसमें आप उसकी करेंसी फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ज्यादातर आपको न्यूमेरिक्स ही आपको आएंगे। इसके अलावा आपको उसकी विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप अगला कॉलम देखें तो ये विड्थ है। विड्थ का मतलब ये है कि आप कितने स्पेस तक आप उस कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे आईडी कार्ड के आपको पता है कितने फिगर्स होते हैं आईडी कार्ड में? 14 या 13 होते हैं, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स में हो सकता है डिफरेंट भी हो, लेकिन आइडियली मेरे ख्याल में 13 होते हैं। तो आप यहाँ पे विड्थ 13 लगा देंगे अगर, तो क्या होगा, वो आईडी कार्ड के पूरे नंबर्स को रखेगा। 13 से आपने एक जीरो ऊपर लगा दिया, वो नहीं एंटर होने देगा, ठीक है। सो ये आपकी वो क्वालिटी को जरा मेंटेन कर लेगा, ठीक है सर। अदरवाइज आपने 13 से कम लगाया होगा, आप एक्सेल शीट में जब या आप इस शीट में देखेंगे आपको वो वैल्यू जरा सी इधर को मूव हुई हुई नजर आ जाएगी और आप पकड़ लेंगे यार इधर जीरो या कुछ एक चीज मैंने कम की है, और उससे ज्यादा वाला वो एंटर नहीं होने देगा। सो दिस इज यू विल डिफाइन कि मेरे जो डाटे का विड्थ होगी वो कितनी होगी, क्या वो एक फिगर पे होगी, क्या वो 2 फिगर्स पे होगी, 3 पे होगी या 5 पे। आप मोस्टली 8 को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ज्यादातर आपका डाटा 1, 0, 2 इससे ज्यादा कोडिंग नहीं होगी आपकी, लेकिन आप 8 को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको कोई इशू ना हो, जस्ट फॉर योर सेक। आप 6, 7 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे तो कम करें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें वैसे लेकिन 48 ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि इन्होंने बड़ा नंबर लिखना है। अगर आप देखें यहाँ पे कोड के जाके डाटा व्यू में जाके देखें, इन्होंने 48 क्यों किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये देखें कितनी बड़ी वैल्यू लिखनी है। 001/1709/P12AM। अब ये कितनी बड़ी वैल्यू है, हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यूज भी हो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हुए जो 15-20 फिगर्स रखती हो। तो जितनी विड्थ लिखने की बढ़ती जा रही है वो कोशिश करता है कि मैं उतनी विड्थ बढ़ा दूं, क्योंकि अगर वो 48 ना रखता, अगर 8 ही रख लेता, तो आप ये इनको फिगर को काउंट करें 1 2 3 4 5, ये 8 से कहीं ज्यादा है, 10 से भी ऊपर है। इनको आप काउंट करें 1 2 3 4, तो आपको पता चलेगा इसकी विड्थ 8 से कहीं ज्यादा है। तो 8 सेलेक्ट करता तो ये पूरी वैल्यू ही नहीं आने देनी थी SPSS ने। ये उसने बताने के लिए 48 कर दिया, वरना 48 कोई है नहीं, लेकिन आपको बताएं कि 48 हो सकती हैं। आपके डाटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी डाटा की वैल्यू में ऐसी चीजें ज्यादा हैं तो आप विड्थ बढ़ाएं, ठीक है ना जी, ताकि आपकी डाटा एंट्री प्रॉपर हो सके। फिर अगेन वेरिएबल व्यू में मैं सिर्फ डिफाइन की बता रहा हूँ। डेसिमल, अगर तो आपके डाटा में स्केल वैल्यू है जिसके अंदर डाटा में पॉइंट्स आते हैं, मिसाल के तौर पे कोई HB है जिसमें 12.5 लिखना है या 12.3 लिखना है, तो आपका ये स्केल वैल्यू है तो इसमें आपको पॉइंट डेसिमल सेलेक्ट करना पड़ सकता है। अगर अदरवाइज अगर आपके डाटा में ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सिर्फ होल नंबर्स पे रखते हैं 1 या 0 या 2 या 3, तो फिर आपको ये डेसिमल्स को 0 कर देना चाहिए। यहाँ से आप इस पे क्लिक करें तो ये देखें ये ऊपर नीचे का एरो दे रहा है। मैं 1 2 बढ़ा भी सकता हूँ, इसको कम भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डेसिमल्स की जरूरत नहीं है तो 0 कर दूं मैं इसको डेसिमल्स, तो वो पॉइंट के साथ 0 नहीं लगाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये है अगला वेरिएबल कि ये जो आपने वेरिएबल सिलेक्ट किया है इसका आपने छोटा नाम भी रखा है, आपने इसकी एक्चुअल लेबलिंग जो है ना वो यहाँ पे आपने लेबल वाली जगह पे डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे हमने देखें इसका नाम लिखा हुआ है एज PW, लेकिन इस जगह पे यानी यहाँ पर जहाँ आपने नाम लिखा है वहां पे एज PW लिख दिया उसने, आप कोड में लिखते हैं, इसको आप कोड में शॉर्टर फॉर्म ऑफ लिखना है, क्योंकि इसने जब रन करना है और आपका आउटपुट डाटा देना है ना, जब लेबल की फॉर्म होगी तो उसमें वो पूरी हेडिंग इधर वाली यूज करेगा, जो अच्छी बात है, ताकि आपको पता चल जाए। इसलिए मेरा कहना भी ये है कि आप इसको प्रॉपर्ली इंग्लिश में अच्छे तरीके से लिखें, क्योंकि आप लिखते हुए बाज दफा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। जब आउटपुट फाइल खुलती है ना फिर आपको होता है कि यार ये मैंने क्या लिखा हुआ था। सो इसको प्रॉपर्ली लिखें कि ये एज ऑफ हस्बैंड है, ये एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है। जी मैं इसको पूरा नजर आ जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए अभी ये
अभी देखिए ना उन्होंने पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो जब आप क्रॉस टैबुलेशन करेंगे या फ्रीक्वेंसीज तो आपको वो प्रॉपर्ली पढ़ी जाएंगी, अदरवाइज वो पढ़ते हुए इशू होता है कि यार गलत वेरिएबल चूज हो जाता है, टेस्ट जिसको किसी और को करना था वेरिएबल कोई और टेस्ट हो गया। तो ये अब आपका लेबल में प्रॉपर लिखे हैं उसको, ताकि आपको पता होगा मैं किसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मसला अगर आप लिख देते ना जी एज ऑफ, अब एज ऑफ किसकी, एज तो कई और की भी आ रही है, तो यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। आप प्रॉपर यहाँ पे लिखेंगे ये किसकी एज है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बेसिकली क्या होती है, एज क्या होती है, स्केल है। स्केल डाटा के लिए हमें एज ही मेंशन करनी है और इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक्स मेंशन करनी है। इसके लिए कोई हमें अलग वैल्यू तो नहीं लगानी पड़नी ना, हमने 12, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26 ही लिखना है ना, तो हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये तब जरूरत होती है जब आपका डाटा जो है वो हो इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल, नॉमिनल फॉर्म में हो, जैसे स्मोकिंग करता है या नहीं करता, कोरोना है या नहीं है, या मतलब कैटेगरीज है उसकी डिफरेंट, ओल्ड एज है, यंग एज है, मिडिल एज है, जो भी है उसका उस हिसाब से, तो तब आपने उसको कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है। स्केल डाटा में आपको ये देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसमें इसने नन लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, ऑर्डिनल में दिया होगा। नहीं ये उसने स्केल में देखे ना, ये स्केल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं उसको उसने वो वैसी कोड है ना, वो तो वैसी कोड है। तो ये बेसिकली जो है ना स्केल के लिए उसने नन किया हुआ है, नॉमिनल उसने कोडिंग को किया उसके लिए उसने वैसे ही छोड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ये कौन सा वैल्यू है, ये ऑर्डिनल है, उसके लिए उसने कोई वैल्यू लिखी हुई है, कैटेगरीज बनाई हुई है उसने, यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यूज दी हुई है। ठीक है ना जी। मैं अभी सिर्फ आपको डिफाइनिंग का बता रहा हूँ। मिसिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डाटा मिस हो रहा है तो उसको कोई कोड दिया तो आप यहाँ पे उसका कोड दे सकते हैं, अदरवाइज ये उन्होंने हमें कहा छोड़ दें इसको, कुछ भी नहीं होता। एसपीएसएस मिस्ड एंट्रीज को भी शो करता है, उसको अलग वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉलम्स को छोड़ दें, आगे अलाइनमेंट को भी छोड़ें, और ये आपने यहाँ पे स्केल डिफाइन करना होता है कि यार ये जो मेरा डाटा है इसकी टाइप क्या है, ये आपको खुद पता होता है। एसपीएसएस को आपने ये बताना है कि ये ऑर्डिनल है, नॉमिनल है या स्केल है। अगर एज है तो वो स्केल है, अगर वो कैटेगरीज है तो वो ऑर्डिनल हो सकता है, अगर वो नेम्स हैं तो वो नॉमिनल हो जाएगा, उसकी कोई ऑर्डर नहीं है तो देन यू विल कॉल इट नॉमिनल। स्केल में नंबर, स्केल में जो मेजर हो सकता है ऐसी चीजें जिसका कोई यूनिट होगा, मतलब एचपी का यूनिट है ना जी, एचपी का यूनिट क्या है, 12 डेसीलीटर पर ग्राम पर डेसीलीटर, तो ये यूनिट है। और आपका कोई भी वैल्यू जिसका कोई यूनिट लग रहा है, ब्लड प्रेशर हो गई, वेट हो गया, हाइट हो गई, वेट इन केजीज होता है, ये सारे स्केल हैं जो किसी स्केल पे मेजर होते हैं। हाँ, और जो किसी चीज पे मेजर नहीं होते वो या ऑर्डिनल होंगे। मिसाल के तौर पे ऑर्डर्स में आप कह लीजिए लो सोशो इकोनॉमिक, मिडिल सोशो इकोनॉमिक्स या हाई सोशो इकोनॉमिक, तो ये ऑर्डर में है तो ऑर्डिनल हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ नॉमिनल में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ग्रुप, ओ पॉजिटिव, इनका कोई ऑर्डर तो नहीं है ना, तो ये नॉमिनल डाटा हो जाता है। अब आपका ये काम होगा एग्जाम में ये समझना कि ये डाटे की टाइप कौन सी है, क्योंकि डाटे की टाइप हर चीज को डिटरमिन करेगी। अगर आपको डाटे की टाइप समझ नहीं आ रही, देयर इज मोस्ट लाइकली कि आप सवाल गलत अटेम्प्ट कर दोगे, क्योंकि डाटे की टाइप आपने डिफाइन नहीं की और आपने उसको प्रॉपर्ली मेजर ना किया और उसका प्रॉपर्ली आपने टेस्ट अप्लाई नहीं किया, तो डाटा सारा उड़ जाएगा, मतलब वो गलत रिजल्ट्स होंगे, गलत इंटरप्रिटेशन होगी। तीन ही टाइप्स है ना एसपीएसएस, ऑर्डिनल, नॉमिनल या स्केल। ऑर्डिनल, नॉमिनल या स्केल। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि ऑर्डिनल और नॉमिनल की हम सिर्फ फ्रीक्वेंसीज बता सकते हैं, या हम परसेंटेज बता सकते हैं, या प्रपोर्शन बता सकते हैं। ठीक है, जबकि स्केल का हम सिर्फ और सिर्फ मीन, मीडियन एंड मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन या मिनिमम मैक्सिमम की रेंज जो है वो हम देखते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये नहीं होगा कि हम स्केल डाटा की फ्रीक्वेंसी निकालना शुरू कर दें। स्केल डाटा की फ्रीक्वेंसी निकल तो फिर भी आएगी एसपीएसएस में, लेकिन वो इतना बड़ा टेबल होगा कि आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे भाई मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, इसी तरह ऑर्डिनल डाटा या नॉमिनल डाटा का मीन, मीडियन, मोड निकल आएगा, लेकिन आपकी समझ में उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि आपने उसको कोड दिया होगा 1 2, वो आपका मीन निकाल देगा 1.5। आप क्या मतलब उसका निकाला फिर आपने, तो वो उसकी ऑर्डिनल या नॉमिनल डाटा की सिर्फ फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शन या परसेंटेज, जबकि स्केल डाटा की आपने मीन, मीडियन, मोड
और स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को फोकस करना है। इसी तरह जो ऑर्डिनल या नॉमिनल डाटा है उसको आपने जब पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर जाना है तो आपने अप्लाई करना है बार चार्ट या पाई चार्ट सिर्फ, उसका आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। ऑप्शन तो वो भी दे रहा होगा SPSS, लेकिन आप ह्यूमन माइंड आपका है, आपने SPSS को रन करना है। SPSS आपका असिस्टेंट है, बस आपने इसको जो कह देना वो कर देगा। हिस्टोग्राम तो वो ऑर्डिनल डाटा का भी बना देगा, लेकिन दैट वुड बी मीनिंगलेस, आपके एग्जाम में वो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ स्केल डाटा का हिस्टोग्राम बना सकते हैं, स्केल डाटा का सिर्फ हिस्टोग्राम बनेगा। नॉमिनल और ऑर्डिनल का सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट बन जाएगा या बार चार्ट। अगेन बार चार्ट और पाई चार्ट में सिलेक्शन क्या करनी है, अगर कैटेगरीज आपकी 3 है तो आप पाई चार्ट कर लें, 3 से ज्यादा है तो ज्यादा कोशिश करेंगे बार चार्ट को सिलेक्ट करें। क्लियर यहाँ तक? क्लियर। ओके। अच्छा, अब हम ये सारा हमने डिफाइन कर दिया वेरिएबल। मिसाल के तौर पे एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को हमने न्यूमेरिक फॉर्म में रखना है, विड्थ 8 साइड रखनी है, डेसिमल की जरूरत नहीं है मुझे, और मैंने उसकी लेबल भी लगा दिया और मैंने उसको कोई वैल्यूज नहीं देनी थी, मैंने लिख दी। अब मैं किसी और वेरिएबल को देखता हूँ जो कि ऑर्डिनल है या नॉमिनल है। अब मैं इसमें देखता हूँ जी ऑर्डिनल कौन सा है, ये वाला देखिए आप, स्कूल ईयर ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, ये भी स्केल है, इसको हम जहाँ पे चलते हैं। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस SES, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SES। न्यूमेरिक में रखा है मैंने इसको, 8 इसकी मैंने विड्थ रखी है और 0 इसके डेसिमल्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोशियो इकोनॉमिक रेटिंग बाय लेडी हेल्थ वर्कर। अब ये किसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है? उस प्रेग्नेंट वुमेन की फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, और रेट कौन कर रहा है? LHW। ठीक है, तो प्रॉपरली उसने अपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया कि भाई मेरी रेटिंग नहीं है, ये मेरा जो डाटा कलेक्ट करने वाला बंदा था लेडी हेल्थ वर्कर, जो कि एक्सेस कर सकता था उस फैमिली को, उसने रेटिंग की है कि ये मिडिल है। मैंने उसको ट्रेनिंग की होगी तो उसने ट्रेनिंग के मुताबिक इसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस खुद रेट की है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना जी। सो उसने अब इसको क्या किया है, किस तरह किया है, उसने 3 कोड्स दिए हैं, नहीं 5 कोड दिए हैं उसने, 5 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। उसने कहा है जी 1 को आपने रिचेस्ट समझना है। अगर मैं डाटा 1 एंटर करूं तो इसका मतलब है ये जिसके अगेंस्ट एंटर हो रहा है डाटा वो रिचेस्ट आदमी है या फीमेल है। 2 है रिच, 3 है मिडिल इनकम, 4 है पुअर एंड 5 है पुअरेस्ट। अब ये कोडिंग कर दी 1 2 3 4। अगर मैं 4 एंटर करूं तो वो पुअर होगा, 5 करूं तो पुअरेस्ट होगा। SPSS will read 5 as a poorest, 4 as a poor, 3 as a middle income. So this is you are giving direction to SPSS के भाईजान अगर मैं 2 लिखूं तो तुमने इसको रिच कंसिडर करना है। एंड वो करेगा बाद में आपको बताएगा कि जब आपने ये कर ली, जब आप फ्रीक्वेंसीज करेंगे ना तो आपको वो बताएगा हाँ जी रिच इतने लोग हैं, मिडिल क्लास इतने लोग हैं। सही है ना जी। सो ये कोडिंग आपने खुद दी। अगर आपको ये करना है डाटा, में दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कोई और कोड एंटर करना चाह रहा हूँ, उस दिन कहा था कि 1-2 दिन करें, मतलब वो भी करेंगे, वो हम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कोड एंटर करना आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू लिखी है, वैल्यू का मतलब है कि हमने कोई वैल्यू देनी है 1 2 3 4। मैं 5 तक है तो मैं 6 दे देता हूँ, 6। इसमें मैं इसकी कैटेगरी एक नई और ऐड कर देता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पे जी नॉट लेबल्ड, यानी कि इसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लेबल्ड ही नहीं किया लेडी हेल्थ वर्कर ने, किसी वजह से उसको नहीं समझ आई और उसने कहा जी मुझे नहीं पता इसका क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो एक नई कैटेगरी एंटर हो गई नॉट लेबल्ड की। ठीक है ना जी। तो ये मैं इधर ये मैंने इसका लेबल लगा दिया, इसको मैं अगेन। अच्छा, यहाँ आप खास तौर पे मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जो नॉट है ना उसका कैपिटल N लाजमी एंटर करें, क्योंकि जब आपका डाटा SPSS में आउटपुट फॉर्म में होगा ना फिर आपको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करने लगते हैं ना तो आपको लगता है यार डबल मेहनत करनी पड़ी। मैंने यहाँ भी मेहनत की, आगे प्रेजेंट करते हुए फिर मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पर आप सिर्फ एग्जैक्ट जो आप अच्छी फॉर्म में चाहते हैं ना जी उसी फॉर्म में ये मैंने कैपिटल N कर दिया और इसको भी कैपिटल L कर दिया। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये देखें ये छठी कैटेगरी ऐड हो गई नॉट लेबल्ड। ठीक है। सो अगर मैं 6 एंटर करूंगा तो उसमें मेरे डाटा के अंदर ये हुआ होगा कि उस फैमिली का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लेबल नहीं किया गया या कैटेगराइज नहीं किया गया। क्लियर होगी बात। ये है हाउ टू यू कोड्स कैसे दिए जाते हैं। आप सबने ये प्रैक्टिस की होगी और ये अब मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम में आएगा। अगर आया तो शायद 5-6 लोगों का डाटा दिया हो उन्होंने और वो आपको कहेंगे जी इनका डाटा एंटर करें, बट लीस्ट लाइकली है कि वो आपको ये लीस्ट लाइकली है। लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको एक दफा पता होना चाहिए। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डाटा में कोई वेरिएशन आए। अब हम बात करते हैं
है? मैं इस डाटा को देखना चाहता हूँ, मैंने डाटा तो एंटर कर दिया है भाई, मेरे पास 1000 लोगों का डाटा आ गया, 10,000 लोगों का डाटा आ गया, लेकिन मैं उसके फीचर्स देखना चाहता हूँ तो मुझे पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप फ्रीक्वेंसीज और मीन मीडियन मोड अपने डाटा की निकालें, ठीक है। अगर वो स्केल वैल्यू है तो उसका मीन निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन देखें। अगर वो ऑर्डिनल या नॉमिनल है तो मैं देखूंगा भाई उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, तो मैं सबसे पहले उनकी तरफ ही जाता हूँ। अब मैं यहाँ से रिपोर्ट्स में जाके एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव्स में जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी पे जाके क्लिक कर, इस पे हम डाटा की फ्रीक्वेंसीज देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज देखने के लिए मैंने बताया था कि स्केल डाटा का हम मीन मीडियन मोड मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कर सकते हैं, और ऑर्डिनल या नॉमिनल डाटा का हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, नंबर्स देख सकते हैं और उनकी परसेंटेजेस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये देखिए, ये एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन क्या है? स्केल डाटा, स्केल डाटा है। ये क्या है भाईजान? तो स्केल डाटा को अब हम इसका अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई ये इसका क्या है, तो हम इसको इस विंडो से उठा के इस जगह पे ले जाएंगे। ये ड्रैग करके भी आप लेके जा सकते हैं या ये एरो भी यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको वापस, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैं इधर वापस भी भेज सकता हूँ, ये वापस उस जगह पे चला गया। एरो का जो मुंह है ना वो बताता है किधर को जाना है। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इधर को चला जाएगा। जब ये इस विंडो में जो वेरिएबल आएगा उसका आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकेंगे। एक टाइम में एक का भी कर सकते हैं, एक टाइम में कई वेरिएबल्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या करना चाहते हैं। मैं की एज ऑफ प्रेग्नेंट एंड एज ऑफ हस्बैंड दोनों को कर रहा हूँ, दोनों स्केल डाटा है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसका स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने इसका क्या देखना है भाईजान? मीडियन तब जरूरत होता है जब आपके डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, स्क्यूड डाटा हो, तब आपको क्वार्टाइल्स की जरूरत होती है, तब आप मीन को कहने। नॉर्मली आपको मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होगी और मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम की जरूरत होगी। मिनिमम और मैक्सिमम की क्यों जरूरत है वैसे? एंड्स का पता चल जाए, उसका पता चलने से हमें क्या पता चलेगा? उसकी रेंज पता चलेगी। रेंज से हमें क्या फायदा होगा? 68% पे पड़ा है, 99 पे पड़ा है, मैक्सिमम कितने पे पड़ा है? देखिए इसकी एक फायदा मैं आपको अगले आने वाले प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ये वाली बात, वो ये बात है भाईजान कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम का पता होगा ना अगर, तो इफ टास्क ये है कि इसको कैटेगराइज करेंगे, हाँ, फिर वो आसान हो फिर जाएगा। आपको आसान होगा कि यार मैंने मिनिमम कैटेगरी इतनी रखनी है, मैक्सिमम कैटेगरी हाँ। इतनी रखनी है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पता तो हो सकता है आपकी जो आखिरी कैटेगरी बने उसमें वो डाटा ही ना आ रहा हो। तो इसलिए मिनिमम मैक्सिमम का ये डाटा आपको पता होना चाहिए। चले हम ये हमने 2-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम, स्टैंडर्ड एरर भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल के देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा डाटा स्क्यूड तो नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर वो ऐसे करके एक बेल शेप्ड ग्राफ भी आपका बना के आपको दे देगा, ठीक है। बनाता है जी बता देगा कि ना डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है या नहीं है। एनीवेज हम इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अभी है ही नहीं। हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और तो कोई चीज नहीं हमने देखनी जी। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसके चार्ट्स भी बना सकता हूँ। चार्ट्स में मैंने आपको क्या बताया था कि ये स्केल डाटा है तो क्या होगा, हिस्टोग्राम। तो मैं यहाँ पे इसका हिस्टोग्राम भी लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं अभी इसको क्लिक कर रहा हूँ कि रहने दो। ये इसमें जो देते शो नॉर्मल कर्व, उसमें हिस्टोग्राम जब आप क्लिक करते हैं, हाँ जी, हिस्टोग्राम पे आप करेंगे तो ये शो नॉर्मल कर्व कि ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे साथ में बता देगा। मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ। ये कर लो, दाई क्लिक करके कर लिया जी, ये मैंने क्लिक कर लिया। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, किधर गया? frequency table, when we click, select that, दिस चार्ट वन, disability Display frequency tables। frequency table। इसका क्या है नीचे जो दिया सामने ये अगर ना हो ये तो वाला, यस यस frequency यस tables नहीं यस, आएंगे ना। दिस आई डोंट वांट इट। ओके, दिस थैंक यू। जब होगा ना भाईजान आपका डाटा स्केल, तो उसको अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल की जरूरत नहीं होती। आपने अपने डाटा स्केल डाटा को डिस्क्राइब करना होता है इन टर्म्स ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर के साथ और हिस्टोग्राम के साथ आप अपने डाटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम के साथ। तो ये मैं इसको अनक्लिक कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात चाहिए होता है तो आप कर भी सकते हैं, जब आपके पास एक ही एज के कई लोग मौजूद हो तो फिर आप उसको कर भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओके किया जी। जैसे ही मैं ओके करूंगा एक नई विंडो ओपन हो जाती है, वो विंडो आउटपुट विंडो कहलाती है।
और उसमें जो आपने उसको कमांड्स दी हैं वो सारी कमांड्स आपकी फॉलो करके अपने रिजल्ट्स देना शुरू। को अनक्लिक किया तो यहाँ ऊपर को फ्रीक्वेंसी को ये दे रहा है। मैंने मेन कमांड क्या दी थी? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, वो आपकी पहली कमांड वो उसने ऊपर लिखी है, ठीक है। और इस साइड पर ये जो ये वाली जगह है इसमें उसने हर चीज बता दी है कि जी मैंने आपने क्या क्या जो ऑर्डर्स दिए वो मैंने निकाल दिए और वो इस तरह फॉर्म में है। ये उसकी लेयर्स है नीचे तक। इस तरह हिस्टोग्राम दिखाएं। अभी हम पहले ये पहली वाली ये जो है ना ये इसको अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये एक्टिव हो जाएगी। ये जो फाइल है ये एक्टिव हो जाएगी। इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि भाईजान मेरे डेटे का मीन एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन 24 साल है और मीन एज ऑफ हस्बैंड जो है वो 31 है। ये जो दो चीजें मैंने इसलिए देखी कि कहीं मेरे डाटा एंट्री में कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। तो मिसिंग कोई नहीं है। टोटल मेरे लोग जो डाटा में एंटर है वो 349 है, ठीक है। 349 लोगों का डाटा है जिसके अंदर एजेस में मीन एज ये है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मैंने ये वैसे निकाला है, आपके लिए जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है यानी कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह है, 5.5 है और मेल्स के लिए 6.8 है। मिनिमम एज फॉर फीमेल 15 है, मिनिमम एज फॉर मेल जो है वो 17 साल है, मैक्सिमम 44 है और मैक्सिमम फॉर मेल 60 इयर्स है, ठीक है जी। दिस इज जस्ट मैंने इस डाटा का जो मैंने फ्रीक्वेंसी सिर्फ मैंने मीन मीडियन मोड पूछा था, ये सिर्फ उसकी चीज है। साथ में आपको पता है मैंने कमांड दी थी कि भाई हिस्टोग्राम भी बना के दो मुझे। अब हिस्टोग्राम उसने दो बनाए होंगे, एक उसने हस्बैंड्स का एज का और एक उसने प्रेग्नेंट वुमेन की एज का। अगर आप ये देखें तो इसमें साथ में मैंने उसको कमांड दी थी कि मुझे भाई उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी साथ में दो, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी नजर आ रहा है। इसका सिर्फ ये फायदा हो जाता है कि आपका डाटा की स्क्यूनेस आपको पता चल जाती है। अगर स्क्यूड डाटा तो नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होगा तो टी टेस्ट आपका जो है ना वो उसकी एक असम्पशन फुलफिल हो जाती है। अगर आपके डाटा का स्क्यूडनेस ज्यादा होगा यानी उसकी तो वो फिर टी टेस्ट की असम्पशंस जो है वो फुलफिल नहीं होंगी, आपका रिजल्ट्स मेलाफाइड होंगे, खराब रिजल्ट्स होंगे। जिससे भी आपको रिजल्ट देखेगा वो कहेगा कि आपने टी टेस्ट इस पे अप्लाई नहीं होता था, आपने क्यों अप्लाई किया। क्लियर होगी? टी टेस्ट एनालाइज दोबारा से मैं अब एक आपको दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी अगर हमने लेनी हो ऑर्डिनल डाटा की तो वो तो जरूरत नहीं है ना, उसमें सिर्फ हम क्या सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे भाईजान ये है जी हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, पहले मैं इसको रीसेट करूंगा जी सारे को। जब भी कोई काम करना है ना नया काम तो उसी को आपने रीसेट कर देना। ये मैंने यहाँ से रीसेट कर दिया। दोबारा फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। हाँ दोबारा फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और फिर अब आप मैं कहता हूँ जी हस्बैंड का ऑक्यूपेशन में देखना चाहता हूँ। रीसेट करें। हाँ रीसेट करें। पहले रीसेट करें फिर अभी हस्बैंड। अब ये हस्बैंड ऑक्यूपेशन ऑर्डिनल डाटा है, ठीक है ना। तो मैं इसका मीन मीडियन मोड तो नहीं निकालूंगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ जी, ये यहाँ चला गया। अब मैं इसका जो है स्टेटिस्टिक्स में कुछ करना है मुझे इसमें नहीं, कोई जरूरत है? नो। तो मैं इसको कैंसिल करूंगा। ये जो ऑर्डिनल डाटा चार्ट में मैं इसका क्या कर सकता हूँ? बार एंड पाई। बाय चार्ट। लेकिन मुझे अगर पता होगी ना कि ये कैटेगरीज कितनी, मुझे नहीं अभी पता कितनी कैटेगरीज है, तो मैं इसको बार चार्ट में सिलेक्ट करता हूँ। 5 कैटेगरी पाई चार्ट भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही। 5 है इसकी मेरे पास। अच्छा ये दोनों भी हो सकती है अच्छा, at इसकी- time, हाँ बार जी। और पाई। नहीं मेरा ख्याल में दोनों नहीं होती। 5 है अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया। हाँ जी 5 ही। अच्छा जी अब मैं इसको यहाँ पे मैं इसका डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल भी लेना चाहूंगा, तो मैं वो भी साथ में देखूंगा। यहाँ पे मैंने ओके किया, ये आ गया जी। मेरे 349 लोगों का डाटा कंप्लीट है, वो मिस्ड नहीं है। ये उसकी फॉर्म्स हैं, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। ये देखिए अगर मैंने अच्छे से लिखा होगा तो जो देखने वाला बंदा होगा ना जिसको मैंने ये फाइल एक्सपोर्ट करनी है या जो सेव करके भेजनी है वो पढ़ सकेगा इजीली। ये ना हो कि एम्प्लॉयड के स्पेलिंग गलत लिखे हों। ये लेबल्ड वाली फॉर्म है। हाँ ये जो लेबल में आपने लिखी थी ये प्रॉपर उस तरह ही आएगी। अगर आप देखें ना यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एंड स्पेस एम्प्लॉयड प्रॉपरली लिखिएगा ताकि आपको वो पढ़ने में जो पढ़ने वाला बंदा। और ये देखें हस्बैंड ऑक्यूपेशन, ये भी प्रॉपर ऊपर लिखा हुआ है, स्पेलिंग हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए हर चीज। फ्रीक्वेंसी आ गई जी इनकी, एम्प्लॉयड इतने लोग हैं, ये उनकी परसेंटेज आ गई, ये इनकी वैलिड परसेंटेज आ गई। होता वैलिड परसेंटेज तब देखनी है अगर आपका डाटा को मिस्ड है ना, तो मिस्ड डाटा में वैलिड परसेंटेज में आप वो मिस्ड वैल्यूज को निकाल के परसेंटेज बताता है, फिर आपकी वैलिड परसेंटेज को कहते हैं। ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव का आपको पता है कि वो ऊपर वाली Add है। करते हैं। ये हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ से अब नीचे जाके देखें तो ये हमारा उनकी कैटेगरीज बनी हुई है। अब हम यहाँ से पिक्टोरियली देख सकते हैं कि मेरे डाटा की क्या फ्रीक्वेंसी है। क्लियर होगी यहाँ पे? टोटल 349 दे, जो ये जो वर्किंग डेली बेसिस ये कितने हो गए, मतलब इसकी तादाद का मतलब वर्क ये देखिए ये 150 से थोड़ा से कम है, 144 के करीब है। और ऊपर से मैं डाटा को देख सकता हूँ यहाँ से। ये फ्रीक्वेंसीज अनएम्प्लॉयड में मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे 147 है। वो ठीक है ना।
अच्छा था, इसका कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कि इसका बार बनाना है या फिर पाई बनाना है? 3 से कम है तो पाई चार्ट, 3 से ज्यादा है तो बार चार्ट। 3 से कम है तो पाई। पाई चार्ट, हाँ जी। 3 से ज्यादा है तो अच्छा। ओके, लेकिन अगर आप परसेंटेज में तो 5 भी है तो उसका वो पता परसेंटेज चल है तो जाता फिर पाई चार्ट बेस्ट है, तो परसेंटेज में ज्यादा अच्छा वो बना के परसेंटेज आप चुना था वहाँ वो कहाँ पे है? वो मैं अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम ना जल्दी से काई स्केयर पे चलते हैं, काई स्केयर टी टेस्ट पे चलते हैं ताकि हमारा जो एग्जाम हुआ ना वो वाला भी। ये सारा बेसिक हो गया है। हाँ जी, ये तो हमारा बेसिक्स हो गया, ये बेसिक्स है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम करते हैं काई स्केयर। काई स्केयर का आपको लोगों को ये पहले वो सिंगल पूछना पड़ेगा, पहले खाई करेंगे। पहले काई करें, एक ही दफा होना टी टेस्ट, 3 टेस्ट चलने इकट्ठे, वो लंबे चलेंगे। ओके, काई स्केयर जो है ना जी, पहले तो आप लोग ये बताएं कि काई स्केयर टेस्ट करता क्या है, बताता क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज। रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज। जी इब्शा जी, आप बताएं। काई स्केयर टेस्ट क्या बताएगा? दो कैटेगरीज को कंपेयर करेगा जी। तो और भाई काई स्केयर क्या करता है? क्या चीज? कोई आइडिया? क्या पूछ रहे हैं? काई स्केयर करता क्या है? काई स्केयर टेस्ट क्यों बेसिकली किया जाता है? दो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कैटेगरीज होती हैं उनको आपस में कंपेयर करता है, अच्छा, मतलब वो ठीक। 2x2 टेबल जिसमें बन सके। अच्छा ठीक। अब 2x2 टेबल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। If you want to compare the socio-economic states or male that live with family or alone, you compare that how the उसके रिलेशन है या नहीं। बेसिकली कैटेगोरिकल डाटा होता है दोनों साइड पे। कैटेगोरिकल डाटा होता है दोनों साइडों पे। अब दो देखिए, अब दो चीजें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि भाईजान ब्लड ग्रुप एक नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा है, नॉमिनल है। ब्लड ग्रुप का कोई और किसी वेरिएबल जो कि कैटेगोरिकल ही है, जैसे मिसाल के तौर पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, SES, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक कैटेगोरिकल डाटा ही है अगेन। क्या ब्लड ग्रुप का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इन दोनों का कोई आपस में ताल्लुक है? काई स्केयर आपके इस ताल्लुक को एक एविडेंस देता है कि है या नहीं है, ठीक है ना जी। अब मैंने ये दो अजीब से इंडिपेंडेंट वेरिएबल उठाए हैं, दो अजीब से इंडिपेंडेंट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ब्लड ग्रुप। क्या इनके दरमियान में कोई ताल्लुक है? अगर मेरे डाटा में कोई चांस में ताल्लुक मिल जाता है कि भाई अमीर लोगों का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होता है, बाय चांस मेरे सैंपल की कलेक्शन ऐसी थी कि यार वो उनमें एसोसिएशन नजर आई, काई स्केयर बताएगा कि ये एसोसिएशन वाकई हकीकी मायनों में है या ये तुमने एवी सैंपल कलेक्शन बाय चांस हो गई, ठीक है ना जी। आपको पता है, हमें पता है, डॉक्टर्स को पता है कि भाई ब्लड ग्रुप की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला ने गरीब को ब्लड ग्रुप जो देना है वो दे देना है और अमीर को जो देना है वो दे देना है, तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं अपने डाटा ऐसे कलेक्ट करता हूँ कि मैं अमीर ही वही सिलेक्ट करता हूँ या मैं अपने हिसाब से निकालता हूँ, तो वो एसोसिएशन तो निकल आएगी, लेकिन वो बाय चांस हो सकती है, ठीक है ना जी। सो अगर तो एसोसिएशन काई स्केयर बता देता है कि है, तो फिर वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं रहते बल्कि डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये कैटेगोरिकल की बात बता रहा हूं। अगर काई स्केयर आपको प्रॉपर वैल्यू दे देता है और पी वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट आ जाती है काई स्केयर टेस्ट, तो फिर वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं रहते बल्कि डिपेंडेंट हो जाते हैं। दैट मींस जब आप डिपेंडेंट लफ्ज बोलेंगे तो दैट मींस देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन दोस टू वेरिएबल्स। बट काई स्केयर आपको ये नहीं बताएगा कि कितनी एसोसिएशन है, बस ये बताएगा है कितनी है। अभी पॉइंट वाइज जैसे कोरिलेशन बताते हैं ना जी, वेरी गुड रिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, जब 1 आ जाए या 0 पॉइंट कुछ हो तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। काई स्केयर विल नॉट टेल यू कि हाउ मच कितनी एसोसिएशन मौजूद है, बस ये बता देगा कि एसोसिएशन है। सो दिस इज काई स्केयर का आपको बेसिक बुनियादी कंसेप्ट इतना होना चाहिए। अब हम यहाँ पर अगेन बाद में बता दूं, काई स्केयर टेस्ट किस पे लगेगा? अगर दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल यानी नॉमिनल या ऑर्डिनल हो तब लगेगा, ठीक है। काई स्केयर की एक और असम्पशन ये है कि इसके जो वैल्यूज हैं जो बॉक्सेस में हम 2x2 टेबल में बनाते हैं, कोई भी वैल्यू लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए।
वो भी assumption में आपने फुलफिल करना है। मैं काइस केयर तो लगा लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे 2x2 टेबल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने चेक करना है कि मैंने कोई उसकी assumptions को निगलेक्ट तो नहीं कर दिया, अदरवाइज आप रिजल्ट्स को गलत इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है ना जी। उसके लिए आपको पता है आपने कौन सा लगाना है, वो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाना होता है। ठीक है, लेट्स ट्राई सम थिंग। अच्छा, इसमें अब आप फर्स्ट बिफोर यू अप्लाई अ काइस केयर टेस्ट यू शुड नो कि मैंने पहले डाटा को क्रॉस टेबुलेट करना है। मैंने उन दो वैल्यूज को या उन दो वेरिएबल्स को क्रॉस टेबुलेट करना है। मैंने असेस करना है कि यार कोई एसोसिएशन नजर आ रहा है। अगर तो एसोसिएशन नजर आ रहा है तो ही मैं काइस केयर लगाऊंगा, अगर एसोसिएशन ही नजर नहीं आ रहा तो काइस केयर टेस्ट लगाने की कोई तुक नहीं बनती। समझ आई बात की? जब फर्स्ट मैं क्रॉस टेबुलेट करता हूँ दो किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान, जी क्रॉस टेबुलेट कर रहा हूं मैं किसको, हस्बैंड के ऑक्यूपेशन को रोज में कर देता हूं कि जैसे ही आप ये विंडो अप्लाई करेंगे ना तो एक रोज आएंगी और कॉलम्स आएंगे। आपने उसी डाटे को उठा के अपने वेरिएबल्स को उठा के रोज में रखते हैं, कॉलम्स में रखते हैं, आपका अपना मसला है। लेकिन एक वेरिएबल जिसको आप चेक कर रहे हैं उसको रोज में रखते हैं, दूसरे वेरिएबल्स को कॉलम में रखते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप किसको कॉलम्स में रख रहे हैं किसको रोज में रख रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है ना जी। ओके, दूसरा मैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी कैटेगोरिकल है, इसको मैं कॉलम्स में रख देता हूँ। क्लियर होगी बात? मैंने कहा ना जी हमने दो वेरिएबल्स जो हैं ये उनसे एनालाइज मैं कैंसिल कर शायद उस सेक्शन में नहीं दे सकते। अच्छा, एनालाइज पे गए, डिस्क्रिप्टिव्स, आपके ज्यादातर सारे टेस्ट डिस्क्रिप्टिव से हो जाएंगे, आपने फिर ये नहीं ज्यादा नहीं इस पे परेशान होना। डिस्क्रिप्टिव में जाना है, यहां से नीचे क्रॉस टेबुलेशन में आना है। क्रॉस टेबुलेशन पे क्लिक किया। अब आप इसमें से जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनके दरमियान आप एसोसिएशन चेक करें, मैं इस वक्त इंडिपेंडेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता अभी एसोसिएशन है या नहीं है। सो जब नहीं है तो फिर वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक हस्बैंड का ऑक्यूपेशन एंड हस्बैंड की सोशो इकोनॉमिक, ये फैमिली की सोशो इकोनॉमिक रेटिंग बाय LHW, इनको चेक कर रहा हूं। इसमें मतलब की पाबंदी है कि स्केल डेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनल डाटा या नॉमिनल डाटा के लिए। स्केल के लिए काई स्क्वायर भाईजान भूल जाएं, स्केल नहीं हो सकता काई स्क्वायर। टी टेस्ट काई स्क्वायर इज ओनली एंड ओनली फॉर कैटेगोरिकल डाटा जो कि नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। अगर आप देखें तो उसके आइकन में तो तस्वीर भी चेंज है, स्केल में स्केल बना हुआ है और इसमें ऑर्डर में आपको देखिए ऐसे ऑर्डर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये लगा सकते हैं वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है ना जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि अच्छा अगर मैं मेरे पास 349 लोगों का डाटा हो तो मुझे फिगर्स में एसोसिएशन निकालना जरा मुश्किल होगा, तो मैं परसेंटेजेस में देख सकूंगा कि एसोसिएशन मौजूद है या नहीं है। ठीक है, जस्ट जज करने के लिए। तो मैं यहाँ स्टैटिस्टिक्स सेल्स में चला जाता हूँ। सेल्स में मैं किधर गया हूँ, सेल्स में जाके मैं कहता हूँ कि भाई मुझे रोज में परसेंटेजेस दिखा दो। किसमें? रोज में। मैं कॉलम्स में भी देखना चाहूँ तो मैं कॉलम्स में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ रोज में देखना चाहता हूँ परसेंटेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोज पे क्लिक करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर ने तो कॉलम और वो एक्सपेक्टेड नुकसान सॉल्व आपकी मर्जी, मैं अभी काई स्क्वायर नहीं लगा रहा। अभी देखिए, आपको काई स्क्वायर की पहले अहमियत का पता होना चाहिए। फर्स्ट यू नीड टू लुक फॉर एसोसिएशन, इफ देयर इज एसोसिएशन देन अप्लाई काई स्क्वायर टू सी इज दिस एसोसिएशन सिग्निफिकेंट और नॉट। समझ आई बात की? भाई एसोसिएशन है ही नहीं तो काई स्क्वायर क्या अप्लाई करना है? मुझे नजर ही नहीं आ रही क्रॉस टेबुलेशन में, तो मैं काई स्क्वायर के अंदर क्या निकालना चाह रहा हूँ? इसीलिए तो पहले इंडिपेंडेंट बोला था ना उन्होंने। हाँ जी, अभी मैंने बोला कि ये दोनों वेरिएबल्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट है। आई एम गोइंग टू चेक इन थ्रू क्रॉस टेबुलेशन वेदर देयर इज सम एसोसिएशन, जस्ट विजिबल एसोसिएशन कोई है, कोई मैं और चीज नहीं देख रहा। क्रॉस टेबुलेशन से कोई विजिबिलिटी में कोई एसोसिएशन नजर आ रही है तो मैं आगे काई स्क्वायर के देखूंगा कि हाँ जी एसोसिएशन है या नहीं है। ठीक है, ओके। सो अभी मैंने सेल्स में सिर्फ रोज में परसेंटेजेस देखी है, जस्ट कि मैं एसोसिएशन देखना चाह रहा हूं। ओके जी, यहां पे क्लिक किया। अब आप ये देखें कि ये कैटेगरीज कितनी है जी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में 5 हैं और एम्प्लॉय जो उसकी हैं उसमें भी 5 कैटेगरीज हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो एम्प्लॉयड हैं उनमें रिचेस इतने परसेंट है। मैं ऊपर वैल्यूज नहीं, मैंने रोज में परसेंटेजेस इसलिए मांगी क्योंकि वैल्यूज से मुझे एसोसिएशन निकालना जरा मुश्किल होगा। जैसे ही मैं देखता हूं कि जो वर्किंग ऑन डेली बेसिस है वो रिचेस में 0% है। सम एसोसिएशन इज देयर बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो रिच होने का चांस उसका ज्यादा है, अगर वो सेल्फ वेजेस पे है तो उसका रिच होने का चांस कम है। सो बाय विजिबिलिटी ऑफ दिस टेबल देयर सीम्स टू बी सम एसोसिएशन। मतलब उसमें वो 20% है अनएम्प्लॉयड में रजिस्टर। हाँ जी, अनएम्प्लॉयड में ना
रिचेस्ट कितने हैं जी? लेकिन ये अगेन मैंने कहा ना, मैंने कुछ 2-3 वेरिएबल्स में एसोसिएशन निकालना है, मैंने कहा कि है जरूर कुछ ना कुछ हो, है जरूर कुछ। अब ये उल्टा है या नहीं उल्टा, ये मैं बाद की बातें करूंगा, लेकिन एसोसिएशन है या नहीं है ये मैं देखना चाह रहा हूं। सिर्फ मैं इस एसोसिएशन की डायरेक्शन भी नहीं बता सकता, डायरेक्शन के किस तरफ है, कौन सा डिपेंडेंट किस पे है, ये भी मैं काई स्क्वायर में नहीं बता सकता अनटिल अनलेस मैं प्रॉपर्ली इसकी रिस्क एसोसिएशन ना निकालूं, मैं ऑड्स रेशियो ना निकालूं, मैं बाकी चीजें ना निकालूं, मुझे तब तक, या इसकी और चीजें ना देख सकूं, तब तक नहीं मैं बता सकता। अभी सिर्फ मेरा काम देखना था कि एसोसिएशन क्या है विजिबल, हाँ जी है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैं देखना ये चाह रहा हूं कि क्या ये एसोसिएशन सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं है, उसके लिए मुझे काई स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? है ये कैसे पता चला? मैंने बताया ना जी, देखें आप एक कैटेगरी देख रहे हैं रिच, और दूसरी मैं देख रहा हूँ कैटेगरी वर्किंग ऑन डेली वेजेस। तो डेली वेजेस वाले बंदे रिच नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर एम्प्लॉयड, द चांसेस ऑफ बीइंग रिच इज मोर। एसोसिएशन तो मैंने बना दी ना जी, बन गई कि नहीं बन गई? और एंड इफ यू आर ऑन डेली वेजेस देन चांसेस ऑफ बीइंग रिच इज वेरी लो। तो देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन योर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड योर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर होगी बात? एसोसिएशन तो बन गई, हाँ जाहिर सी बात, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ये तो वैसे ही ठीक है ना जी। तो अब मैंने लेकिन प्रैक्टिकली आपको इस तरह के वेरिएबल्स मिलेंगे जिनकी हकीकत में कोई एसोसिएशन होगी या नहीं होगी, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे तो सीधा सीधा वेरिएबल है जो कि नजर आ रहा है कि जी हाँ जी एसोसिएशन तो होगी सारी बात। अब मैं यहाँ पे अगेन दोबारा जाऊंगा एनालाइज पे, क्योंकि मैं अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दोबारा जाऊंगा, क्रॉस टैबुलेशन पे दोबारा क्लिक करूंगा, वही वेरिएबल्स सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है ना जी। अब मैं स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगा। अब मेरे पास ऑप्शन मौजूद है काई स्क्वायर की। अब आप नोट करें, इस तरफ सारे वो हैं जो नॉमिनल डाटा के लिए हैं, इस तरफ सारे वो हैं जो ऑर्डिनल डाटा के लिए। ये सिर्फ कोरिलेशन वाहिद है जो स्केल के लिए भी एसोसिएशन निकाल देता है। तो हम कोरिलेशन को नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे? काई स्क्वायर को। बाकी ये ऑर्डिनल के लिए आप ये वाले भी कर सकते हैं, ये कुछ और वैल्यूज हैं, हमने नहीं पढ़े, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे, तो हम अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे। हमने काई स्क्वायर पे अप्लाई कर दिए, ठीक है जी। मैं अभी आपको बताता हूँ कि अभी हम काई स्क्वायर पे ही करेंगे। हमने काई स्क्वायर के फिशर एग्जैक्ट पढ़ाया है उन्होंने? नहीं पढ़ाया ना, अभी नहीं होगा। चलिए अभी हम कर लेते, वो भी साथ में करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ उसमें होगा क्या क्या, हम देखेंगे क्या। अब मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ जी, लगा दें ऊपर एग्जैक्ट पढ़ाया सर ने। जस्ट एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा हो जाए। सेल्स में मैं यहाँ पे जाके ये परसेंटेजेस अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड पे क्लिक कर देता हूँ कि मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी साथ में हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बताती है वैसे आप लोगों के माइंड में क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बताती है? हम रोज टोटल मिडिल इतना होना चाहिए नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बता, लेकिन इस वैल्यू का मीनिंग क्या है आपस में? इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते तो क्या चांसेस थे कि इनकी क्या वैल्यू होती। इफ दीज टू वेरिएबल्स वर रियली इंडिपेंडेंट तो फिर वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी, उनको हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज कहते हैं। ये बात समझना जरूरी है क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बुनियाद पर ही अपना काई स्क्वायर लगाना होता है। क्लियर होगी बात? ओके। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ एंड ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जी, ये ऊपर वही वाला टेबल मेरा जो मैंने पहले देखा था विद परसेंटेजेस टू सी एसोसिएशन। अब वो ऑब्जर्व्ड के नीचे यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रहा है। अब वो बता रहा है कि ओरिजिनल ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो 13 थी, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो इनकी वैल्यू क्या आनी थी? 7.3। एक्सपेक्टेड वैल्यू नीचे लिखी हुई है। तो ये उसको अब आपको समझ आ रहा होगा कि यार दिस इज हाउ टेबल इज रिप्रेजेंटिंग नाउ। क्लियर होगी? अब मैं नीचे आता हूं, तो ये हमारे काई स्क्वायर की उसने वैल्यू दी हुई है। हमने पियर्सन काई स्क्वायर की वैल्यू देखनी है क्योंकि हमें इसमें ये देखिए 93.98 विच इज ए वेरी बिग वैल्यू। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 16 है। 2/2 टेबल की क्या होती है? 1। तो ये 2/2 टेबल तो नहीं है। सो मेरी इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मेरे काई स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। अब काई स्क्वायर की वैल्यू को अब आपने टेबल से देखना होता है, वो पता है ना कि वो टेबल से, उससे आप देखकर देख सकते हैं कि मेरा ये डाटा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। थर्ड वे और है, वो है आप ये एसिम्प्टोटिक सॉरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एसिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंट वैल्यू टू साइडेड जो है वो इसकी क्या है जी? 0.000।
सो इसका मतलब ये है कि बहुत 0.0 SPSS आपको 3 0 तक दिखाएगा, हो सकता है इससे आगे भी 3-4 0 हो फिर 1 आ रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सिग्निफिकेंट जो p वैल्यू है वो लेस देन 0.0001 है। क्लियर होगी, यानी 0.001 से भी लेस है। सो इट इज ए सिग्निफिकेंट p वैल्यू, क्योंकि नॉर्मली हम जितने भी स्टडीज करते हैं उसमें हम जो है वो 5% का एरर एक्सेप्ट रखते हैं, तो 0.05 से जितनी भी वैल्यूज नीचे होंगी वो सिग्निफिकेंस कंसीडर होंगी। इसलिए अब ये chi-square टेस्ट बता रहा है कि यस, बिटवीन एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। ये बाय चांस एसोसिएशन नहीं है, दिस इज द रियल एसोसिएशन। क्लियर होगी, और आप 95% 100 सैंपल्स में 95 टाइम आपके यही रिजल्ट्स आएंगे। 5% देयर आर चांसेस के कुछ और एसोसिएशन ना निकले, ठीक है जी, ये क्लियर होगी। 9 cells का expected count less than 5 are. हाँ, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये वो चीज है जो मेरी chi-square की assumptions के खिलाफ हुई है। ये क्या हुई है? chi-square की assumption chi-square की assumptions के खिलाफ। chi-square में भाईजान ये जो मेरे टोटल सेल्स है ना जी, उसमें 9 सेल्स ऐसे थे जिनकी वैल्यू लेस देन 5 थी, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0.999। ओ भाई, मैंने तो chi-square अप्लाई कर दिया, लेकिन मेरा chi-square बनता नहीं है। यहाँ फिशर एग्जैक्ट टेस्ट बनता है। हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो नीचे लाइन लिखी होती है ये भी हमने देखनी होती है कि मेरे 9 सेल्स कितनी एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। लेस देन 20% पे आप अप्लाई कर सकते हैं chi-square, लेकिन 20% से ज्यादा हो जाए तो देन आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि chi-square की assumptions को आपने निगलेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिया। अब आप chi-square नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक होगी बात। ये जो लास्ट में लाइन लिखी होगी ना, पहले टेबल पढ़ने से भी पहले हमेशा याद रखिएगा ये लाइन पहले पढ़िया करिए। मैंने गलती की है, मैंने ये ठीक नहीं किया कि ये जो लाइन लिखी है ना ये हमेशा गायब पढ़े। यहां होना चाहिए आइडियली 0 cells have expected count less than 5, तो मेरा chi-square बिल्कुल सही है, मेरी assumption से पूरा होता है। बट 20% तक अलाउड है, 20% तक अलाउड है। हाँ, उसका टोटल सेल्स 36 आ रहा है। अब इसमें 9 सेल्स हैं जो कि टोटल का 36% बन रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल सेल्स में से 36% सेल्स की वैल्यू लेस देन 5 है, तो मेरा chi-square की एप्लीकेशन नहीं बनती। सो आई हैव टू अप्लाई फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, ठीक है ना जी। पता है, जो हमने पढ़ा था उसमें तो था कि फिशर एग्जैक्ट 2/2 होता है। नहीं नहीं सर, हाँ, जो हमने जो IPS में हाँ, वैसे वो 2/2 हाँ, होता है, 2/2 लेकिन होता है, इसके लिए उसके 2/2 नहीं, फिशर एग्जैक्ट इसके लिए नहीं लगेगा, आप सही कह रहे हैं। उसके लिए और टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, कोरिलेशन वाला फाइंड या कोई और टेस्ट, ये नहीं कर सकते, इसमें हम नहीं कर सकते, या मुझे भी इसका प्रॉपर पता भी नहीं है, सीधी सी बात मैं बताऊं। अच्छा लगा दें। वैसे चेक करते हैं हम फिशर एग्जैक्ट करके कि वो, लेकिन क्योंकि वो निकाल देता है, वो भी एनालाइज करते हैं नहीं। या हो सकता है जो उन्होंने हमें जो फार्मूला बताया था ना, फिशर एग्जैक्ट का जो फार्मूला बताया था हो वो सकता है, 2/2 से हो हो सकता सकता है, और के अलावा नहीं हो सकता। ऊपर है, एग्जैक्ट है। इसे बंद करें। ये नसीम साहब ने जो मंडे को क्लास ली थी ना, उसमें बताया था। अब इस पे क्लिक कर दें जी। जी, क्लिक करें। हाँ जी, क्लिक करें और ऊपर वाले तो नहीं करने नहीं, हैं कुछ नहीं, बस कंटिन्यू करें। सिर्फ एग्जैक्ट है। सिर्फ ओके exact जी, को continue। select कर लें। ओके करें। ये एग्जैक्ट फिशर लग गया, नीचे देखें ना। सिर्फ एग्जैक्ट वो को नहीं क्लिक है। करना है। वो देखें अभी नहीं निकाल रहा। टाइम नहीं, अभी टाइमर वो कर रहा है। टाइम 5 मिनट। वो 5 मिनट लगाएगा। वो हमने 5 को कभी नहीं छेड़ा, जब भी किया था हाँ हाँ एग्जैक्ट के 5 को नहीं छेड़ा था। अच्छा, दोबारा करके ना ये देखने फाइल टाइम वाला और कंपेयर किसको करते हैं? मीन्स को, ठीक है। और इसकी 3 फॉर्म्स है, 1 टी टेस्ट, 1 सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड और अनपेयर्ड। जो 1 सैंपल टी टेस्ट है ना, बेसिकली उसके अंदर आपको एक सैंपल दिया होता है और आपने उसका मीन निकाला होता है, या आपको मीन निकालना होता है। मीन आप निकाल के अब आप उस मीन पे ऊपर कमेंट किए कर रहे होते हैं कि यार ये इस पॉपुलेशन का, ये जो इस सैंपल का मीन है ना, ये मेरी जनरल पॉपुलेशन के मीन से डिफरेंट है, या ज्यादा है या इक्वल है या नॉट इक्वल, इस तरह करके आप बताते हैं। सो आपने जो क्लेम किया होता है ना कि जी जनरल पॉपुलेशन का मीन, उसको टी टेस्ट 1 जिस 1 सैंपल टी टेस्ट है उसमें आपने टेस्ट वैल्यू पे लिखना होता है, ठीक है। जस्ट अभी हम यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा
क्या वैल्यू आती है। अच्छा वो जो वो है सैंपल मीन रेफरेंस जो है वो हम अपनी मर्जी से देंगे क्योंकि सर ने तो अपनी सैंपल आपके पास होगा ना जी, वो ठीक दिया है। होगा मैडम, सैंपल आपके पास होगा। अब यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे, कंपेयर मीन्स पे, कंपेयर मीन्स में जाके आप वन सैंपल टी टेस्ट पे जाएंगे, वन सैंपल टी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे। मैं एज ऑफ हस्बैंड जो है वो देख रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एज ऑफ हस्बैंड, उसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे पहले पता होना चाहिए कि एज ऑफ हस्बैंड का मीन क्या था। आपको याद हो मैंने मीन निकाला था, ये तकरीबन 34 के करीब आ रहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि जी जो जनरल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है ना जी, उसकी मीन एज 40 है और मेरे सैंपल का जो मीन एज है ना ये इससे डिफरेंट है। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल क्या होगा कि भाईजान नहीं, आपके सैंपल की और पॉपुलेशन का मीन सेम है। क्लियर होगी बात। मैंने कहा कि मेरे पॉपुलेशन जो मेरा सैंपल का जो मीन निकला वो 34 है, तो पाकिस्तान का मैंने किसी जर्नल में पढ़ा या कहीं और पढ़ा, मैंने कहा जी पाकिस्तान का तो जो मीन है एज का वो तो 40 इयर्स है। सो मेरे सैंपल का मीन पाकिस्तान के पॉपुलेशन के मीन से डिफरेंट है। क्लियर होगी बात। ठीक है। तो अब मैंने क्या रखा है जी कि पाकिस्तान की वैल्यू को मैंने क्या रखा है 40। तो मैं यहाँ 40 लिखूंगा यहाँ पे। क्लियर होगी बात। अच्छा ये एग्जाम में हमें गिवन होगा ना? गिवन एग्जाम में तो गिवन दिया होगा ना। मैं आपको ये जो सिनेरियो बता रहा हूँ ये वही सिनेरियो जो एग्जाम में आ रहा होगा। ठीक है। आपके सैंपल का मीन आपके पास होगा, ठीक है। रेफरेंस गिवन होगा, ये बल्कि एक निशानी है वन सैंपल। याद रखिएगा वन सैंपल टी टेस्ट में एक सैंपल का मीन दिया होगा और दूसरे मीन जो कि जिसका जो पॉपुलेशन का मीन होगा उसके साथ उससे कंपेयर किया जा रहा होगा। ठीक है। क्लियर होगी बात। सो मैं इसको अब यहाँ से ओके करता हूँ जी। ठीक है। ओके किया तो ये मेरा आ गया जी। इस सैंपल डाटा के मुताबिक जो टी टेस्ट की वैल्यू है वो ये है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 348 है। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट के लिए? n-1। 349 सैंपल था, n-1 किया, 348 की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उस पे ये टी टेस्ट की ये वैल्यू है। क्लियर हो गया। ये है उसकी पी वैल्यू, पी वैल्यू, सिग्निफिकेंट टू टेल्ड पी वैल्यू जो कि 0.001 है। अगर ये 0.05 से कम हो तो ये तो सिग्निफिकेंट है, अगर ज्यादा बड़ी हो तो इससे बड़ी हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब इस रिजल्ट के मुताबिक जो मेरे सैंपल का मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम पॉपुलेशन मीन जो कि 40 है। क्लियर हो गया वैसे भी वो बता रहे हैं हमें 95% कॉन्फिडेंस कर जी। 95% कॉन्फिडेंस, ये थर्ड चीज है। थर्ड चीज पे मैं आ रहा हूँ। थर्ड में ये मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस है कि पॉपुलेशन का मीन और मेरे सैंपल का मीन, उसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, हमारा मीन 32 के करीब है, 32 के करीब है इसमें। वो 40 था। हाँ, तो जो उसमें अब आप ये देखें कि उसमें जो लोअर और अपर लिमिट है, जो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उसमें 0 नहीं आ रहा क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस में है। क्योंकि पॉपुलेशन का मीन 40 है, हमारा मीन 40 से कम है, तो इसलिए माइनस आंसर आ रहा है, इसलिए माइनस आंसर। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट है। तो मेरे सैंपल का जो मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम क्लेम आपका क्लेम ठीक जो हो गया। पॉपुलेशन मीन आपका जो है। क्लेम ठीक हो गया। हाँ जी, मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, ये था वन सैंपल टी टेस्ट। क्लियर, ओके। अब टू सैंपल टी टेस्ट इसको नहीं आने दूंगे। आप इधर देख लो, दोबारा कर देता दोबारा हूँ। कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं। दोबारा कर देता हूँ। पहले तो टी टेस्ट की बुनियाद समझे। सिनेरियो क्या आएगा, एक सैंपल दिया होगा जिसका उसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा। हो सकता है आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हो या उसने डाटा दिया हो कि भाईजान ये डाटा है, इसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करें और फिर इसको पॉपुलेशन मीन के साथ ये करें। बॉक्स है, समझे, ये हाँ। जो ऊपर वाला बॉक्स है टेबल, ये ऊपर ये वाला दिया हुआ हाँ, है। ये दिया होगा उसने, हाँ। ये चीज ये देखें ना, इसमें उसने n दिया हुआ है, यानी Sample कि size। सैंपल साइज, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एरर SD/√n होता है। ठीक है, तो ये भी इसमें कैलकुलेट करना होता है। एनीवेज ये चीजें आपको शायद दी हो, शायद सैंपल दिया हो, तो सैंपल का आपने मीन निकालना है। सैंपल का मीन तो निकालना आता है ना स्केल डाटा का। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर निकालें और फिर आप उसके ऊपर अप्लाई करें टी टेस्ट, देखें कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। क्लियर होगी बात। मैं अब इसको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ जी। मैं एनालाइज पे जा रहा हूँ, कंपेयर मीन्स पे जा रहा हूँ। मैं कोई ब्लड प्रेशर लिखें जी कि हमने एक दवाई देने से पहले, बिफोर मेडिसिन देने से पहले हमने उनका ब्लड प्रेशर लिया, तो ये उनके ब्लड प्रेशर थे, ये वाले जो बिफोर में लिखे आ रहे हैं। ये डाटा शीट में ये हाँ डाटा खुद बनाए हैं। अच्छा, और ये आफ्टर डाटा में ये है जी, जब मैंने मेडिसिन दे दी और उसके एक हफ्ते बाद मैंने दोबारा से उनका टेस्ट ब्लड प्रेशर दिया, तो ये डाटा आ गया। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन दोनों डाटा में कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आया, या मेरी मेडिसिन एफिशिएंट है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, तो ये मेरा टी टेस्ट मुझे बताएगा।
इसके लिए अगेन कंपेयर मीन्स में और हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। It must be scale data or other than scale. नहीं टी टेस्ट तो है स्केल डाटा के लिए, दिस इज स्केल। वैल्यूज है ना, बिफोर एंड आफ्टर। वो देखिए ऊपर बिफोर है, उसको इधर करें सर। किधर करूं सर, ये मुझे भूला हुआ सर। वही ये एरो दबाएं, अच्छा ये लें, हाँ ये हो गया। आफ्टर को भी इधर कर दूं, आफ्टर को भी उधर करें। ठीक है जी। ठीक है। ऑप्शन में कुछ करना है, कुछ नहीं करना। 95% पे हम कर रहे हैं जी, और ये हम ओके कर रहे हैं। Where is 95%? वो मैंने देखा था वो ऊपर। ऑटो हुआ ठीक है। है। ये पेड की टेस्ट वाला ये पेयर टी टेस्ट है। अब देखें जी, ये हमारे ये जो आया है जी, इसमें ये इसका ऊपर से शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ से बिफोर का मीन ये है, आफ्टर का मीन ये है, दोनों का एन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन ये स्टैंडर्ड एरर आ गया। ये उसकी एन वैल्यू और ये उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, पी वैल्यू, ठीक है जी। ये सिग्निफिकेंट है। ये पढ़ेंगे ये वाला। सिग्निफिकेंट का मतलब पी वैल्यू होता है। हाँ जी। हाँ। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम देखें, ये हमारा जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसमें क्या नहीं आना चाहिए, 0। इसमें 0 नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमारी टी वैल्यू है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, और ये टी टेस्ट की ये जो पी वैल्यू है वो ये है। ये significant। ये significant। मतलब ये कि जो हमारी हाँ, मेडिसिन थी वो इफेक्टिव थी। इफेक्टिव है। फर्क है In reducing blood pressure। और आफ्टर में कोई कम हो गया तो उसे निकाल देंगे। वैसे हमें ये सिनेरियो नहीं है, रियल लाइफ सिनेरियो उसको निकाल वैसे देंगे। ये वाला आसान है, ये हमको कहीं ये वाला फर्क है। इससे एक VAR 036 शुरू हो रहा है। पता नहीं डाटा क्या था, उन्होंने जब उसे किया तो यहाँ से 36 से शुरू हो गया। तो ये लेकिन इसकी भी सर ने नहीं कराया था, ये मुझे अब याद है, एंड में 59 से कराया था। अगर आप देखें तो ये 44 नंबर से VAR 059 से लेके 078 है, ये 20 वेरिएबल बनते हैं। इनकी टोटल स्कोरिंग या 0 है या 1 है, या जवाब नो है या यस है। ठीक है। तो मैक्सिमम क्या स्कोर हो सकता है 20 वेरिएबल्स का, 20। मैक्सिमम 20 हो सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है। तो 0 से 20 के दरमियान ही होगा जिसका स्कोर होगा। और हमने क्या किया था कि हम ये चाहते हैं कि जिसका स्कोर 9 से कम है वो स्ट्रेस्ड नहीं है, ये हमने खुद से बना लिया बस ऐसे ही, ठीक है। और जिसका स्कोर 8 तक है वो नॉन स्ट्रेस्ड है, और जो 9 या अबव है वो स्ट्रेस्ड है। अब ये कैसे करें? अब या तो एक तरीका है कि एक एक बंदे का स्कोर पहले कैलकुलेट करें, फिर निकल, जो मैंने आपसे एक दफा पूछा था कि प्रीमी ग्रेविडा यार हम कैसे निकालेंगे यार, ये 5 को हम क्यों करें ऐसे, हम क्यों इतनी मेहनत करें? ठीक है। तो इस मेहनत करने का एक आसान तरीका है कि ट्रांसफॉर्म पे जाएं और कंप्यूट वेरिएबल में चले जाएं। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे टारगेट वेरिएबल दिया हुआ है और आगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, और वही सारे वेरिएबल्स हैं जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप नीचे जाएं तो जो वेरिएबल 059 है, नाम तो लिख दियो ऊपर ना, ठीक है। हाँ अब ये देखें तो नाम नहीं आ रही, तो लेबलिंग आ रही है। अगर आप देखें तो इसको राइट क्लिक करें और डिस्प्ले वेरिएबल नेम कर दें। अगर आपको पता है तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो वैसे ही वही कर लें, लेकिन क्योंकि हम VAR 059 में इंटरेस्टेड थे, हमें पता ही यही था, तो आप इस तरह राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा फाइल में। किसी भी को राइट क्लिक करेंगे और उसको चेंज कर दें। ये देखिए मैं वापस चेंज कर देता हूँ। डिस्प्ले वेरिएबल के लेबल्स, तो लेबल्स आ जाएंगे, वो जो आपने लेबल लगाए थे, और नेम जरूरी नहीं कि कहाँ पे क्लिक करना है, किसी भी वेरिएबल पे क्लिक कर दें वो हो जाएगा। अब मैंने इस पे क्लिक करके नेम्स किया तो देखें 059 ठीक हो गया। अब यहाँ से 059 को डबल क्लिक मैंने किया तो वो उधर चला गया। ठीक है। अगर आप देखें तो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में चला गया। ठीक है। तो ये आपको ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस दबा देना है, फिर 0 अगला कर देना है। जो आप प्लस करना चाहते हैं एक एक करके सारे प्लस कर दें। सर ने कहा था कि मुझे नहीं पता ये सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं, हमने भी नहीं चेक किया अभी तक, लेकिन हमने फिर 20 एक एक करके सारे। अच्छा ये ख्याल रहे जहां आप प्लस डालना भूल जाएंगे, SPSS को नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो एरर दे देगा। इसका मतलब फिर आप दोबारा पढ़ेंगे जवाब आपने उस दिन शायद मेरे ख्याल से वो पता चल जाता है, ओहो यार मैं यहाँ पे प्लस भूल गया था। ठीक है। तो जब आप ये 20 के 20 ऐड कर लेंगे, मैं अब ज्यादा नहीं कर रहा था कि टाइम, क्योंकि अब शॉर्ट ये 5 हम ऐड कर देते हैं, ये 5 हम ऐड कर देते हैं। ऊपर वो टारगेट वैल्यूज नहीं देनी, उसका नाम दे दे सर, नया नाम, टारगेट वेरिएबल का नाम। टारगेट वेरिएबल TSR मैं इसका TSR TSR मैंने TSRO दिया है, दोबारा दे देता हूँ टोटल स्कोर।
आपकी मर्जी, जो मर्जी दे दें। हम्म, ठीक हो गया, ओके कर दिया। ओके कर दिया। अगर आप अपनी उस फाइल पे जाएं जो आपकी वेरिएबल व्यू वाली फाइल है, इस पे आप एंड पे देखें तो जो मैंने नाम दिया था वो उसके नाम से एक नया वेरिएबल बन बन गया। गया है, टोटल स्कोर के नाम और से। ये एंड पे जो है ना स्केल करना होगा उसको। इसको आप स्केल कर देंगे, क्योंकि अभी अभी आप scale हो स्केल चुका है। डाटा है, ठीक है। और जो भी आप इसको वैल्यूज देना चाह रहे होंगे, आप फिर वैल्यूज भी देंगे ना। इनको नहीं, वैल्यू नहीं, कैसे इनको नहीं, value नहीं, फिर scale को नहीं, value नहीं, देने की नहीं, जरूरत नहीं, बीच वो में सर ने बाद में उसको एक कैटेगरी मिनट, हम एंड पे देखते हैं ना, एंड पे आखिरी क्या वेरिएबल आ रहा है। ये देखें, ये टोटल स्कोर जो हमने लिया था, टोटल स्कोर जो हमने लिया था वो आ गया। हमने 4-5 लिए थे, 5 में से स्कोरिंग आ ये गया। आ गई किसी का उनकी। 3 है, किसी का 4 है, किसी का 0 है, फेल हो किसी का 5 है। वो 0 से 5 के, हम्म, 0 से 5 के ठीक है। दरमियान में वैल्यू आ गई है। ठीक। तो अब हम चाहेंगे तो इसकी कैटेगरी दोबारा हम बना सकते हैं कि जिसका जिनकी स्कोर score 2 से कम है वो तो उन categories वो में। और कैटेगरी में हो जाए। जैसे हमने अभी ट्रांसफॉर्म इनटू किया। न्यू वेरिएबल, इसको हम कैटेगरीज बना लेंगे ना। ये दोबारा करके ही दिखा अच्छी दें। जगह खाली आई फैसल, ये स्केल क्यों किया है सर? वैल्यू खाली है। वेरिएबल डेटा ये हम कोई लेबल हाँ, लेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ नहीं, पे। स्केल ये हाँ, यहाँ लिख दें आप टोटल स्कोर। स्केल क्योंकि मेजरेबल डेटा था ये सर। हाँ जी, हाँ जी सर। और टोटल वैल्यू डिफरेंस की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे। टोटल डिप्रेशन स्कोर ठीक है। अभी हमने सिर्फ 5 लिए थे, किसी का 0 आ रहा था, किसी का 5 आ रहा था। सारी रेंजेस हमें मिल रही हैं उसमें। डेसिमल 0 कर दें ताकि परेशानी ना हो बाद में। अब ट्रांसफॉर्म करके डिफरेंट वेरिएबल एक नया कैटेगरी बना दें उसी की। इसको किधर इधर भेजें? करें। इसका नया नाम लिखते हैं, कैट। बस ठीक है। चेंज नहीं करें लेबल नहीं नहीं, लेबल हाँ करने की जरूरत नहीं होती। चले, तभी हम कहाँ चले गए? ये हमने किया है ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वेरिएबल, ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वेरिएबल। अब ये मैंने 2 सिर्फ कैटेगरी सोची है, लेस देन 2 एंड लेस देन 2 एक कैटेगरी है, और मोर देन 2 एक कैटेगरी। एफएन दोबारा स्पेसिफाई करो जी कैंसिल कर दो सर जी, कैंसिल कर दो, कैंसिल। कैंसिल कर दो। ये भी कैंसिल कर दे। अब चलो जी, हम दोबारा तो करो। हम गए उधर गए ट्रांसफॉर्म में, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है। आगे आखिरी जो आपने सिलेक्ट किया तो वो नीचे आया हुआ है टोटल डिफरेंस सबसे नीचे, ठीक है, ठीक है। वो इधर कर दिया, उसको नया नाम दे दिया, टोटल डिप्रेशन कैट। कैटेगरी। ठीक है, दीपक नाम हो गया, ये हम चेंज क्यों कर रहे हैं सर फिर ये? क्योंकि हम नया वेरिएबल बनाने लगे ना कैटेगरीज का। अभी हम कर लेते हैं। कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन। यहाँ तक हो गया। टोटल डेफिनेशन तक आ गया। वो ये नेम में क्या लिखना है? नेम में डी कैट आपने लिखना है लिख सर, दें। ये तो मैंने आर्बिट्रेरीली लिख दिया है। ये 5 में से मैं बताना चाह रहा हूँ। नीचे वो कैटेगरी, लेवल क्या करना है? जो भी आप अपनी कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। तो मैंने एक सोचा है करके ओल्ड एंड न्यू वेरिएबल। कि 2 से कम वाले को मैं दे दूं नॉर्मल नाम, कि भाई ये नॉर्मल बंदे हैं। ये कौन से नॉर्मल है सर? रेंज लोएस्ट 2 से ऊपर। वैल्यू में दे रहा हूँ 1 और उसे मैं कर रहा हूँ ऐड, और रेंज थ्रू हाईएस्ट। हाईएस्ट मैं 3 कर रहा हूँ। ये डिप्रेशन है। 3 की जगह मैं कर रहा हूँ 2 और इसे मैं ऐड कर रहा हूँ और इसे फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसे मैं ओके कर रहा हूँ और ये आउटपुट फाइल बता रही होगी कि ये एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, वो नीचे लिखा हुआ एग्जीक्यूट। इसके मतलब में भी आ जाएगी ये। अब नीचे वेरिएबल आ रहा होगा सबसे नीचे। ये वो देखिए। काम है। नहीं, ये फाइल दूसरी खुली हुई है, एक सेकंड। वो आ गई। ये डिप्रेशन कैटेगरी 2 है और अब इसको हम बताना चाहता हूँ मैं कि अगर वैल्यू 1 है तो लेबल होगा नॉर्मल, और अगर वैल्यू 2 है काजिम ये तो 2 वाला label याद होगा कर लो। depressed। अच्छा अता इसमें जो है वो 1 और 2 अगर हम देते हैं, जैसे 1 20 से लेकर 25 साल की खवातीन है, तो हम लेबल में 20 से 25 लिखेंगे ना?
हाँ वही चीज आप लिख जो देंगे। आप चाहते हैं कि डिस्प्ले हो एक्चुअली जो वहाँ पे आप जो डिस्प्ले चाहती है ना कि वहाँ डिस्प्ले हो 20 से 25 आप डिस्प्ले करने की बजाय लिखें 20 to 25 एज 20 to 25 या आपने उस एज को कोई नाम दिया है मिडिल एज तो आप वहाँ मिडिल एज लिखते हैं। अब ये ठीक है, ये अगर आप डेटा व्यू में भी जाएं तो आप ये देख लें कैटेगरीज बन गई हैं 1 और 2 में। 1 है वो नॉर्मल है, 2 है जो डिप्रेस्ड है। अब आप उस पर फ्रीक्वेंसी परसेंटेज जो मर्जी लगा दें वो आ जाएगा। अच्छा आता हूँ Good हो गया। वो लैपटॉप में दूँ थैंक यू सर। मैडम जाने दें।